अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से खबर में खुशामदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, आपने देखा कि एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस से खिताब गोया कि पाकिस्तान की तारीफ की जा रही कि किस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक मोस्ट वांटेड पर्सन कहा गया पाकिस्तान से, उसको गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया गया। और अब हुकूमत वक्त भी यहाँ पे बड़ी इस पर एक तरह से हम कहें कि बगले बजा रही है कि देखें अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो रखना डालने की कोशिश की गई तो बुरी तरह नाकाम हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपोजिशन जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी तारीख की अपोजिशन है तहरीक इंसाफ, लेकिन पिछले एक साल से बारहा कोशिश करने के बावजूद वो जो अपने लेजिटिमेट कुछ डिमांड्स थी जिसमें उनके कायद की रिहाई थी या जो मखसूस नशिस्तें या कुछ और उनके जो मुतालबात थे जायज़ उनको मनवाने में बुरी तरह नाकाम रही है। तो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं साबिक वफाकी वजीर और किसी ज़माने में तहरीक इंसाफ की फ्रंट लाइन में खड़े होने वाले शख्सियत फवाद चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब भी खड़े हैं फ्रंट लाइन। अच्छा, अब भी खड़े हैं। चलो देखते हैं सर कि बाकी भी आपको खड़े होना देते कि नहीं देते, लेकिन सबसे पार्टियों में लेकिन सबसे पहले तो ये बताया कि सर वो कह रहे थे कि जी बड़ा कंपेन की तहरीक इंसाफ ने कि ट्रंप साहब आ रहे हैं, ट्रंप साहब आएंगे तो होश ठिकाने आ जाएगा हुकूमत वक्त के, खान साहब को बाहर निकालना पड़ेगा। सर आज तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो कह रहे थे साढ़ा बंदा तो ना तो बंदा निकले है सर। लेकिन देखिए अच्छी बात है, कुछ चीजें हैं जो कि पार्टी से ऊपर होनी चाहिए। एंड आई थिंक इफ काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन पाकिस्तान और अमेरिका का बहाल होता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और चूंकि आप तो बड़े अच्छे से इन चीजों को कवर भी कर रहे हैं, आपको याद होगा कि आखिरी जो सीरियस पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान को टॉक्स हुई थी तो वो हुई थी जब पोम्पियो ट्रंप की पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी और खान साहब का विजिट। उसके बाद से ऑलमोस्ट बाइडन साहब तो जब आए हैं तो उन्होंने तो बिल्कुल हमें राइट ऑफ ही कर दिया। और मौजूदा हुकूमत का भी मेरा ये ख्याल है कि जो पिछली यही इसकी जो पहला साल था शहबाज शरीफ साहब का, उसमें शायद एक बार जो थे वो ब्लिंकन की बात हुई थी बिलावल साहब से, इसके अलावा तो कोई राब्ता हुआ नहीं। तो बड़े तवील अरसे बाद ये राब्ता हुआ है और ये अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या इसके बाद ये कहना कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में जो जमहूरियत के ऊपर या सिविल राइट्स के ऊपर अपना मौक़िफ़ बदल देंगे, मेरा ख्याल है ये कहना अभी कबल इस वक्त है। जो भी लोग वाशिंगटन को जानते हैं समझते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अभी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाए हैं पॉल कपूर लगाए हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि पहले पाकिस्तान को काबुल के लेंस से देखा जा रहा था, अब दिल्ली के लेंस से देखा जा रहा है। तो अब देखना ये है कि ये जो उनके व्यूज नॉन व्यूज हैं पॉल कपूर के, और लेकिन अभी जो जितने लोग वाशिंगटन में पाकिस्तान पे काम करते हैं इस वक्त पाकिस्तान के बारे में जो अमेरिकन पॉलिसी है वो बन रही है और शायद अगले एक महीने में पाकिस्तान के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है या चीज़ें हैं वो हमें सामने आएंगी। अभी तो इनकरेजिंग है और ये अच्छा है कि इसको आगे वो कैसे देखते हैं। लेकिन आपके ख्याल में वहाँ पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बिलखुसूस जो तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे कंपेन कर रहे हैं उसको बड़ा यहाँ तनकीद की नज़र से देखा जाता है कि डोमेस्टिक इशूज़ हमारे हैं, इसको कम से कम लेके वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो आप ही समझते हैं कि डोमेस्टिक इशूज को यहीं पे सेटल होना चाहिए? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना इफ्तिखार साहब। देखें, डोमेस्टिक इशूज तो तब आप यहाँ पे रखें जब आपको डोमेस्टिक पैराडाइम या फ्रेमवर्क उसके रेजोल्यूशन का आपके पास हो। आपने किया क्या है? आपने देखे ना पिछले जब से ये हुआ है सिलसिला, आपने पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तमाम मैकेनिज्म्स खत्म कर दिए हैं। आप लोगों ने वोट दिया, आपके इलेक्शन कमीशन ने वोट बदल दिया, आपको उसको बचाने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन को पहले खत्म करना पड़ा, उसके बाद आपको फिर ट्राइब्यूनल खत्म करने पड़े, फिर उसके बाद आपको एंटी टेररिज्म कोर्ट्स खत्म करनी पड़ी, फिर आपको हाई कोर्ट्स खत्म करनी पड़ी और फिर आपने कहा काफी नहीं है, आपने सुप्रीम कोर्ट को भी खत्म कर दिया। अब जब अब जुडिशरी नहीं होगी, कोई पार्लियामेंट नहीं होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इदारा नहीं होगा, तो मुझे बताए ना लोगों के पास दो ऑप्शन है, या वो बंदूकें उठा लेंगे या वो इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स को जो है वो फॉलो करेंगे। तो अच्छा है कि यहाँ पे लोग इंटरनेशनल मैकेनिज्म देखें। लेकिन जिस दरवाजे को आप खटखटा रहे हैं, आपका तो बयान यही था कि आपकी हुकूमत को वहीं से डिसलॉन्च किया गया था, गोया कि आप अमेरिका पे इल्जाम लगाते हैं। वो इल्जाम तो अब हमारा पीटीआई का तो रहा ही नहीं है। इवन रिपब्लिकन्स को आप उठा के देखें, वो क्या कह रहे हैं। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से हुकूमतों को उल्टाया, अब तो खुद अमेरिका वाले ये कह रहे हैं, तो उसमें हमारा आपकी तो डिबेट ही अब नहीं रही।
तो आपके ख्याल में जो कुछ वहां पे हो रहा है वो ठीक है मेरे ख्याल में कि ये एक एफर्ट होनी, आई थिंक कम हो रहा है। अच्छा कम हो रहा है। पाकिस्तानी डायस्पोरा ने जो इतनी एफर्ट डाली है अपनी इलेक्शंस में, और पहली दफा पूरा पाकिस्तान वोटर जो है उसने ट्रंप को, रिपब्लिकन्स को वोट दिया है और एक ही उम्मीद पे दिया है कि वो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होंगे। और अगर वो नहीं खड़े होते तो ट्रंप अपने इलेक्शन के जो वादे हैं उसको डिफाई कर रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा पीटीआई के मामला पे भी आते हैं। गोया कि जैसे मैंने इब्तिदाई में भी कहा कि इससे शायद तगड़ी अपोजिशन इस मुल्क में किसी ने नहीं देखी। बड़ी तगड़ी अपोजिशन गोया कि अपने किसी एक मुतालबे को भी पूरा नहीं करवा सकी। तो आपको कहाँ प्रॉब्लम नजर आ रही है? प्रॉब्लम है कहाँ पे, क्या इशू है कि तहरीक इंसाफ इतने भरपूर अंदाज में होते हुए, एक सूबे के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ होते हुए कुछ कर नहीं पाई? देखिए, तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी तो उस तरह से अब रही नहीं है। उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में काडर जो था तहरीक इंसाफ का वो तो खत्म कर दिया। देखिए ना, तहरीक इंसाफ तो वो लोग थे ना, जो हम लोग थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान के साथ जो मिलके यहाँ तक पहुंचा, उसमें सारे लोग ही जो, चाहे वो डॉक्टर आरिफ अलवी हों, चाहे असद उमर हों, चाहे परवेज खट्टक साहब हों, शाह महमूद कुरैशी हों, मैं हूँ, और अली जैदी हों, इमरान इस्माइल हों, और बेशुमार लोग, सैकड़ों। इनमें से ज्यादातर लोग मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए कि जी सियासत से हम अलग हो रहे हैं, हमें कोई दबाव नहीं उस वक्त। साहब देखें, ये बात वो बंदा करे जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ यूट्यूब के ऊपर पैसे बना रहा है। आपने पाकिस्तान के अंदर हर चीज को बड़े क्लोजली फॉलो किया और आपको पता है कोई भी बंदा इनमें से मुस्कुरा के नहीं गया। हर लोगों की फैमिलीज को उठाया गया, लोगों को टॉर्चर किया गया, लोगों को कैदोबंद की सोबतों में डाला गया। क्या जुल्म है जो नहीं हुआ तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर। तो उस हालात को मदद, देखिए पॉलिटिशियन है ना, मिलिटेंट तो नहीं है। दो ही रास्ते हैं ना, या तो बंदूकें उठा के कहें कि हमें कि आप पहाड़ों पे चढ़ जाएं, वो नहीं कर सकते लोग। बहुत ज्यादातर लोग, जिनमें मैं सब लोगों को जानता हूं और मुझे पता है कि किस किस्म का दबाव इन लोगों के ऊपर सेट किया गया, और आप भी जानते हैं और आपको भी पता है किस किस्म का दबाव लोगों के ऊपर किया गया। इवन जो यहाँ पे पिंडी के हमारे लोग हैं सारे, जिनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ, वो आपके सामने है चीजें। सो वी कांट इग्नोर दैट। तो उसके बाद वो काडर खत्म हो गया। अब उस काडर के बाद देखे, इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती उस तरह से। और ये जो सारी इस वक्त की पार्टी है, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है ना। इसी वजह से आप देखते हैं कि जब इमरान खान इनकम्युनिकेडो हो जाते हैं, उन तक कोई उनका जो पब्लिक का वो नहीं आता, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको लगता है कि पूरी पार्टी ही डिसअरे में चली गई। कोई पार्टी है ही नहीं। नीचे अवाम है, ऊपर इमरान खान है, दरमियान में पार्टी नहीं है। उसका नुकसान फिर क्या हो रहा है? उसका नुकसान एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान को भी बहुत हुआ है, क्योंकि वो फिर हाईजैक कर लेते हैं, जैसे कि सेपरेटिस्ट्स हैं। जैसे जो बाहर कैंपेन चल रही है, फौज के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, वो पीटीआई की कंट्रोल ना होने की वजह से चल रही है। क्योंकि वो सारे लोग जो हैं सेपरेटिस्ट फिर उनको यूज करते हैं, जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं वो यूज करते हैं। उससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिस तरह आपने कहा, पीटीआई जितनी बड़ी ताकत जो है वो फिर इस्तेमाल हो जाओ, उसका जो सोशल मीडिया है, उसकी जो कैंपेन्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं वो लोग जिनको नहीं करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। आप एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये कौन कर रहा है वो ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ये तो बड़ी आपने हैरानकुन बात की कि इस वक्त अमलन पीटीआई हाईजैक हुई है, बट ये जो हाईजैक हुई है और इसको जो एंटी स्टैब्लिशमेंट यूज कर रहा है कोई, तो वो कौन कर रहा है? मुल्क के अंदर के नासर है या कोई बाहर के लोग हैं जो कर रहे हैं? तीन तरह के ग्रुप्स हैं। एक तो हैं जो सेपरेटिस्ट्स हैं, जैसे बीएलए के लोग हो गए, जैसे और पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर एजेंसीज हैं वो इस्तेमाल करती है, वो नैरेटिव्स बनाते हैं। एक तरफ नेशनलिस्ट्स हैं, बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा जो एक आप समझिए एक्सट्रीमिस्ट है। ये दो तरह के तबकात हैं जो कि इस वक्त ज्यादा एक्टिव हैं, जो शहीदों के खिलाफ भी कैंपेन्स बनाते हैं, गाजियों के खिलाफ भी कैंपेन्स बनाते हैं। दूसरा तबका है, 1 लाख से ज्यादा छापा पड़ा है पंजाब में। सही। आप देखिए 60-70 लाख बंदा तो आपने डायरेक्ट अपने खिलाफ कर लिया। और उसके बाद वो लोग हैं जो कि फिर अपने साथ होने वाली ज्यादती का गुस्सा, उसका बदला लेते हैं। सही। और तीसरा तबका है जो सिर्फ पैसे बना रहा है,
यूट्यूबर्स हो गए बहुत सारे, ये जो आदिल राजा वगैरह टाइप लोग हो गए जिनका पीटीआई से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो नाम बेच रहे हैं, पॉपुलर नैरेटिव को बेच रहे हैं, पॉपुलर नैरेटिव को बेच रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, उनका गुजारा चल रहा है ये। और चौथा फिर एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस, क्योंकि वो अपना कोई नैरेटिव बना ही नहीं पाए और उनके जो लोग हैं उनको पता ही नहीं। आप देखिए बिलियंस ऑफ, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, बिलियंस ऑफ रुपीज इन्होंने जाया किए हैं ऐसे अपने अहमकाना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना के, यूट्यूबर्स में बांट के, और ये जो पीटीवी एंकर सारा आपके सामने है जो इतना चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, कंटेंट है नहीं भाई। आपकी जो सॉफ्टवेयर होगा तो कोई बेचेंगे ना आपको, तो वो तो इसकी वजह से ये कैंपेन है जो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा शदीद नुकसान जो है वो पहुंचा। लेकिन इनफैक्ट कल परसों मैं आपकी ट्वीट देख रहा था, इस वक्त जो कोर टीम है भुकला की, आप उनको कह रहे हैं कि ये लोग फ्रॉडिया हैं, सलमान उसके वजह साहब से लेके सबको आप सब। देखिए पहली बात तो ये है कि ये भी सारे लोग वो हैं, सच्ची बात है, आपको एक उम्र गुजरी है सहाफत में, आप इनको जानते ही नहीं है ये कौन लोग हैं। ये सारे लोग जो हैं इनमें से बहुत सारे तो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स मेजर दुनिया में जो काम करते हैं ये भी वही काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। ये लोग जो होते हैं ये तो नवाज शरीफ के एडवाइजर थे ना, राजा साहब हो गए, ये बाकी जो हो गए, ये अगर आप उन्होंने तो हमेशा यही काम किए हैं, जो जाहिर है वो भी करें। नजरियात कोई नहीं उनके? नहीं, नजरियात वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है इनका। अच्छा, दूसरा फिर क्या प्रॉब्लम है इनका, जो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये पॉलिटिशियन नहीं है और इनका कोई नहीं, उसकी वजह से स्ट्रेटजी कोई नहीं है। अब आप देखें ना पीटीआई में इस वक्त जो अच्छा फिर लगाया इनको खान साहब नहीं है। देखिए मैं यही सवाल करने जा रहा था कि टीम तो उन्होंने खुद सेलेक्ट की है, तो वो तो मेरे ख्याल में विजडम वाले आदमी है, विजन वाले आदमी, उनको नहीं पता कि डिलीवर नहीं कर पा रहे या उनके अपने कुछ इंटरेस्ट उनको लेके बढ़ रहे हैं आगे। उसमें प्रॉब्लम ही हो जाता है। पहली बात तो मैंने जैसे आपको कहा कि हम लोगों को इमरान खान ने तो नहीं ना निकाला, हमें तो एस्टैब्लिशमेंट ने ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के तशद्दुद करके बर्बरियत करके फारिग किया। लेकिन वापस लाने का फैसला तो वो कर सकते हैं, वापस लाने का फैसला वो कर सकते हैं, लेकिन वापस लाने का फैसला वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि उन्होंने इस वक्त क्या किया हुआ है। उनका मेरा ख्याल है, आई कैन बी टोटली रॉन्ग ऑन दैट, कि वो समझते हैं कि जो रेजिस्टेंस का एक नैरेटिव है जो पीटीआई का, ये वापस लाएंगे तो कहीं वो तो नहीं इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, थोड़े से डर रहे हैं इस बात को लेके। डेफिनेटली एक होगा, आई एम श्योर कि मैं उनकी जगह होऊंगा तो शायद मैं यही सोचूंगा। तो कैश 22 में लोग हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर आप पीटीआई को समझ पहली तो ये तय करे कि वो आखिर इनकलाब चाहते हैं या वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। देखिए ना, इनकलाब अगर आप लाना चाहते हैं तो फिर आप असेंबली में क्यों बैठे हुए हैं? फिर आपके सामने जुडिशरी कैप्चर हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमने जजों के सामने जो है वो केस भी लड़ने हैं, आप से मुज़ाकरात भी करने हैं। अच्छा, मेरी अपनी राय में हमें जमहूरी सेटअप बहाल करना चाहिए, और मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट भी मुल्कों के लिए और कौमों के लिए एक बहुत अहम इदारा है, और आप उसको जो है ये नहीं कह सकते कि उसके बगैर ही हमने चलना है। इसलिए आपको जब वो बनाना है तो फिर आपको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए। अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में क्या प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें ना, एक तो जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट इंटरेस्टेड नहीं है किसी सेटलमेंट में, एटलीस्ट तो कह रहे हैं ऑफर तो की गई थी खान साहब को कुछ बाहर जाने की, कभी कहा जा रहा था नथिया गली जाने की, कभी बनी गाला जाने की, तो चाह तो रहे हैं कि चीजें थोड़ी सी सेटल हों, आपको लगता नहीं? लेकिन अपना शराज साहब आप एग्री करेंगे, इमरान खान के जितना मैं खान साहब को जानता हूँ, जो मैंने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, सच्ची बात यह है कि वो बड़े दलेर आदमी है, और सच्ची बात यह है कि उनको जेल वगैरह जो है वो नहीं डरा सकेगी। 2 साल उनको नहीं डरा सकेगी, वो आगे भी नहीं डरा सकेंगे, क्योंकि उनका जो बिलीफ है ना, आइडिया जो होता है ना, बिलीफ आइडिया, वो बड़ा स्ट्रांग आइडिया होता है। तो मुझे पता है, चूंकि मैं 2015 से ऑलमोस्ट दिन रात उनके साथ हूँ, मुझे पता है कि वो एक बड़ा ईमान वाला शख्स है। ये जो बातें करते हैं, ये घड़ी कर लिया, वो कर दिया, इमरान खान का इनसे क्या ताल्लुक? जितने भी लोग, आप भी उनको, लेकिन वो तो कोई बाय नहीं कर रहे, लेकिन अब क्योंकि लास्ट मिनट रहेगा तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस क़यादत पे भी शक का इजहार कर रहे हैं, पता नहीं आपकी इतलात है या इन्फॉर्मेशन है,
तो खान साहब को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? ये लोग तो उनको बाहर नहीं ला सकते, बाहर भी उन्होंने आना है, पॉलिटिकल टेम्परेचर को भी नीचे लेके आना है, तो वे फॉरवर्ड तो बताएं। आपके सामने एक साल से इमरान खान से तो एक ही मुज़ाकरात होने हैं, वो मुज़ाकरात ये होने हैं कि आपने इलेक्शन कब कराने हैं। इमरान खान कहेंगे फौरी इलेक्शन कराएं, गवर्नमेंट कहेगी नहीं ये अभी 2 साल बाद करा दें, बट इलेक्शन के लिए आपने माहौल बनाना है। तो आपके ख्याल में तजवीज़ किसकी ठीक है, हुकूमत की कि 2 साल बाद हो जाए? टाइम तो अब खान साहब को भी चाहिए, बट सवाल ये है कि इमरान खान के पास जो बीच के अंदर जो टेम्परेचर है इस वक्त, जो लोग हैं वो हैं, मसलन 1 साल हो गया आपके सामने, मैं जेल में था तो मैंने ये कहना शुरू किया कि अलायंस बनना चाहिए, ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए, ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए। मौलाना साहब ने तो 26वीं तरमीम में भी थोड़ा बहुत आपको रेस्क्यू किया ना, तो क्यों नहीं हो रहा सर, बताएं। देखिए मौलाना के साथ क्यों नहीं हो पा रहा, एक तो जाहिर है कि मौलाना के को अलायंस पे लाने के लिए आपको पॉलिटिकल लोग चाहिए, इनको तो वो जानते ही नहीं है कौन है। फिर मसलन देखिए आपने मौलाना के साथ क्या किया, अगर मौलाना हुकूमत में शामिल होना चाहें तो क्या वो कल नहीं शामिल हो सकते? लेकिन वो नहीं हो रहे, इसका मतलब है वो अपोजिशन में रहना चाह रहे हैं। अब आपने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का आइडिया किसने दिया मौलाना को? पीटीआई ने दिया, सलमान अकरम राजा ने दिया जाके। जब उसके बाद आपने कहा जी हम वोट नहीं कर सकते, आपने मौलाना को उस वक्त डिच कर दिया, आप मुज़ाकरात में एंड तक रहते। अच्छा, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम पे आपने वोट नहीं दिया, कमेटी में जाके आप सारे बैठ गए फिर, और आपने मौलाना को नहीं पूछा। उसके बाद जब आपने मौलाना को कहा कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हरगिज नहीं करेंगे, वो आप टीवी ऑन करते हैं, पता चलता है जी पीटीआई उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, मौलाना अचकज़ई को फिर किसी ने नहीं पूछा। तो इसका मतलब एतमाद का फुकदान है बहुत बड़ा एक तरह से। यही तीसरी, फिर आप देखिए चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा अपोजिशन को कि मुलाकात के लिए आए, और आपने फिर मौलाना को अचकज़ई को नहीं पूछा। तो अब मुझे आप बताएं, आज मौलाना की और इमरान खान की मुलाकात हो, अगले दिन जो है आप क्या कहेंगे कि पीटीआई जो है वो मौलाना, अगर आप मौलाना हो तो आप क्या सोचेंगे? देखिए ना, ये लाइस नहीं इस तरह से हो सकता। और जिस कदर इमेच्योर लोग जो है वो खान साहब ने इस पे ऊपर मौजूदा, मैं खान साहब को भी कहा सर उन इमेच्योर लोगों के जरिए पैगाम भेजा है। सलमान को राजा साहब कल फरमा रहे थे कि मुझे पैगाम दिया कि जाके मौलाना साहब, आप अंदाजा लगा लें कितनी इमेच्योर बात है। और खान साहब को मैंने ये कहा है कि आप, हम एक बुजदार को रोते थे, आपने दर्जन बुजदार हम पे मुसल्लत कर दिए, और इस लीडरशिप के होते हुए पहले 600 दिन भी अब हो गए आपको जेल में, और इनके होते हुए बाहर निकलना ही नामुमकिन है। अब फैसला खान साहब करेंगे। लास्ट वीक आपको सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे? वो नहीं सुनते हैं, एग्री भी करते हैं, लेकिन जब तक वो असर ना आए उसका क्या फायदा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब। उनकी वजारत को लेकर कुछ मामलात गड़बड़ हैं, कितनी हकीकत है उसमें, ये जानने की कोशिश करेंगे। छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर मैरी टाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो सर ये थोड़ी सी तनकीद हो रही है कि एक तरफ तो हुकूमत वक्त ने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी काबीना में इतनी बड़ी तोसी कर दी गई। तो सर ये कोई ख़ास ज़रूरत थी या दोस्तों को अकोमोडेट करने के लिए फैसला किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है और अक्सर मीडिया पे किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि मैं एज ए पॉलिटिशियन आपको बता सकता हूँ कि लेकिन हमारे यहाँ 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक हज़ारों मुलाजमीन यानी ऑफिशल्स होते हैं, लेकिन और ये आप देख रहे हैं कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस 850 अरब रुपए का सालाना खसारा कर रहे हैं। तो जो बेहतर मैनेजमेंट है और जो उनको देखना है वहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है। मैं खुद पहली बार क्योंकि मिनिस्टर बना हूँ, 1 साल हो गया मिनिस्टर बना हूँ, और मैंने महसूस किया है कि हम आप जब अपने एरियाज में जाते हैं ना, तो लोकल जो ऑफिशियल्स हैं वो MNA को तो उनके अहमियत नहीं देते और ज़्यादातर उनके काम बहुत कम होते हैं। अव्वल तो मैं ये देखता हूँ कि बड़े हमारे ऑफिसर जो है ना 21, 22, 20 सारे ग्रेड्स के, वो ज़्यादा तवज्जो करते हैं और ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन जो निचले लेवल के हमारे 17, 18 ग्रेड के लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स हैं वो बहुत बिजी रहते हैं या उनके पास काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारी जो पब्लिक होती है उसके मसाइल का हल नहीं निकालते। ये बहुत अच्छा हुआ कि अपने अपने इलाकों से जो मिनिस्टर होंगे ना, हर मिनिस्टर जो बना है वो 2-3 बार इलेक्ट होके काफ़ी उसने अपने इलाकों में काम किया है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि वो बहुत बेहतर काम करवा सकेंगे और इससे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा।
इसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग होगी। देखिए लीडरशिप ट्रेनिंग है, हमें अपने लीडरशिप को डेवलप करना है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, मैं 1 साल मैंने काम किया तो बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है कि वहाँ पे उसकी डिफरेंट डायनामिक्स हैं कैबिनेट की। तो ये जो शेख साहब, लेकिन लोग कहते हैं एक तरफ आप राइट साइजिंग कर रहे हैं, इदारों को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप वजीरों की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो लोग इस पे एतराज। राइट साइजिंग भी जरूरी है और वजीरों की तादाद बढ़ाना भी जरूरी है। राइट साइजिंग के लिए जो गैर जरूरी है, मतलब हमने केपीटी में 1600 असामियां जो कि जिनकी जरूरत नहीं थी, वो थी नहीं, अब वो सिर्फ असामियां रखी हुई थी, लेकिन उनकी जगह पे अपॉइंट नहीं हो रहे। 1600 मिनिस्टर तो हमारे सब मिला के अभी कोई सब मिला के फेडरल मिनिस्टर 30 हुए, 30 फेडरल मिनिस्टर। ये तो मामूली सा तादाद है ना, हजारों असामियां पड़ी हैं। और आप अंदाजा कीजिए ना कि 10 सालों में 6000 अरब रुपए का ये एसओई स्टेट ओन एंटरप्राइजेज खसारा कर चुके हैं। मेरी मिनिस्ट्री के तो एसओई 100 अरब का प्रॉफिट है उनके यहाँ, लेकिन ये प्रॉफिट भी बहुत कम है, उसको बहुत ज्यादा होना चाहिए मैरीटाइम में। तो जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि 2 अरब रुपए 2000 एग्जैक्ट मिसाल सुनिए ना कि 2023 जून में 2 अरब रुपए का केपीटी ने प्रॉफिट किया 2023 जून में। आज 2 साल बाद हम 14 अरब प्रॉफिट कर रहे हैं, 7 गुना। तो ये वही हुआ ना, मेहनत की हमने, सबने तवज्जो की, 700% उसका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा होना चाहिए। शेख साहब, इनफैक्ट गोया कि आप कामा कमेटीज के चेयरमैन रहे या बतौर बिजनेसमैन आप चैम्बर्स के अंदर परफॉर्म करते रहे, तो आपके ऊपर तो माशाल्लाह लोगों को है कि आप एक अच्छे डूअर हैं। बट ये क्या हुआ सर, पिछले दिनों फैसल वाडा एक लेके बैठ गए कुछ डॉक्यूमेंट्स और बाबेला मचाया इस एक चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम में कि जी कोई 60 अरब रुपए की वहां पे कोई करप्शन हुई है। सर आप जैसे इतने कमाल आदमी जो चीजों को बड़ी ध्यान से करते हैं, सर ये आपके नीचे क्या हुआ वहां पे? वो फैसल वावड़ा साहब को तो आप सब जानते हैं, मेरे भी अजीज हैं। बात ये है कि जो प्रोग्राम की गए ना, यानी हमारे यहाँ बोर्ड जो होते हैं ना, वो सारा पूरा इख्तियार उनको होता है। और ये जमीन की जो बात कर रहे हैं ना, ये पोर्ट कासम की जमीन की, वो कुछ 2015 में 500 एकड़ एक जमीन दी गई ताकि कोई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जो है ना, वहां पे कोई वो इंडस्ट्री लगे। वो कुछ पेमेंट करनी थी, 2% पेमेंट उस पार्टी ने की, बाकी पेमेंट करनी थी। पेमेंट जब हमने डिमांड की तो वो कोर्ट में चला गए। तो पिछले 20 साल से वो केस कोर्ट में है। तो आज से 6-7 महीने पहले, ये मेरे नॉलेज में नहीं था, मेरे नॉलेज में तो जब फैसल ने कहा तो बताया, पता लगा। लेकिन वो इन्होंने कोशिश की कि आउटसाइड द कोर्ट जो है उसको कोई ना कोई ताकि इंडस्ट्री लग जाए कोई। लेकिन वो जो ऑफर दी गई, उस ऑफर को भी, ये ऑफर फैसल साहब तो 10 लाख रुपए एकड़ कह रहे हैं, वो एक्चुअल अगर वो उसमें सड़कों वड़कों का निकाल दिया जाए तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए पर एकड़ की ऑफर थी। लेकिन वो ऑफर भी एक्सेप्ट उसने पार्टी ने पेमेंट नहीं की, वो पेमेंट उसमें भी नहीं की, तो वो ऑफर वापस ले ली गई है। तो क्योंकि फैसल का कहना था कि वहाँ कीमत वो है जमीन समुद्र के नजदीक, वो उसकी रियलिस्टिक वो कहते हैं कि नहीं है, इस बात पे करे। वो डिलीवरी नहीं हुई, वो ऑफर वापस ले ली गई और जमीन दी नहीं गई। तो किसी किस्म का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो उसमें करप्शन का तो कोई किसी किस्म का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको दोबारा बताऊं कि ये सारा बोर्ड करते हैं हमारे यहाँ। और इसीलिए मैं आज भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि हमारे जो बोर्ड है वो जल्द से जल्द बनाएं, उनके चेयरमैन, बोर्डों के चेयरमैन बनाएं ताकि वो फैसले कर सके। तो सर किस एंड पे ताखीर हो रही है? आपके एंड पे ताखीर हो रही है, आप लोगों को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे, आगे से प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? काफी अरसे से कर दिया था। उसमें लो डाउन होता है, लो डाउन में वो जो लोग जो हमने नॉमिनेट किए ना, उनके लो डाउन ठीक नहीं थे। तो हम दोबारा वो पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी दोबारा एडवर्टाइज करेंगे, क्योंकि बड़ी अहम पोस्टें हैं और इन पोस्टों पे हजारों लोग काम करते हैं उनके अंडर। और खुद मुख्तार पोस्टें हैं, यानी ऑटोनमस हैं, वो खुद अपने फैसले करते हैं और कोई फैसला वो यानी हमारी वजारतों को नहीं भेजते, वो अपने तौर पे। आज से नहीं है, ये 1881 में ये पोर्ट का केपीटी बनी, बोर्ड उसका ट्रस्ट बना, और उस वक्त से ही ये खुद मुख्तार ट्रस्टी होते हैं केपीटी में, और इसी तरह दूसरी पोर्ट के बोर्ड मेंबर हैं। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बड़ा काल परसों से जो बल्कि जो एक साल मुकम्मल है उसके बाद बताया गया जी इन्फ्लेशन को हम 1.5 पे लेके आ गए। सर रफ्तार तो आपने कम कर दी है, लेकिन लोगों को पूरा सच तो बताया ना कि सर आप जब से इक़्तिदार में आए हैं गोया कि बिजली की कीमत में 7 से 12 रुपए पर यूनिट, गैस की कीमतों में 112% इजाफा हो गया। सर जब आप आए थे तो कुछ चीनी 120-30 में मिल रही थी, आज 170 पे पहुंच गए सर किलो। तो कीमतें तो नीचे नहीं है अशिया की सर, ये इन्फ्लेशन की रफ्तार जरूर तेज हुई लेकिन लोगों को पूरा सच नहीं बताया जा रहा। नहीं देखिए ना, ये चीजें तो लोग जब खरीदते हैं तो उनको पता लग जाता है, जैसे आप कीमतों का बता रहे हैं। देखिए हकीकत है कि जब हमने शुरू किया तो एक साल पहले 22% महंगाई की शरह इन्फ्लेशन था, तो वो लेवल 1.5% जो आज से 10 साल पहले था वो आ गया। मतलब ये है कि कीमतें कम नहीं हुई लेकिन रफ्तार जो बढ़ने की थी ना वो कम हो गई, 22% से बढ़ रही थी। और कम तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि माइनस हो जाए, कि इन्फ्लेशन माइनस हो जाए, ये लोएस्ट है तकरीबन। और इससे यही आप सही कह रहे हैं कि जो चीज़ों का जिनके रेट बढ़े, अब शुगर के ऊपर बहुत तवज्जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी, वो कोशिश। सर आपने एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, मुल्क के अंदर जरूरत थी आपने बाहर भेज दी, उससे भी तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आई है ना। एक्सपोर्ट करने की इजाजत क्यों दी गई अगर मुल्क के अंदर हमने वो कमेटी बनाई हुई है कि जिस वक्त भी ये अभी रिसेंटली बढ़ी है, इससे पहले चीनी की कीमत नहीं बढ़ी हुई थी, तो वो कमेटी उसको पूरा ऑब्जर्व कर रही है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। तो पुरानी एक्सपोर्ट के ऑर्डर तो होंगे, वो तो अपनी जगह पे, अगर ये कीमत बढ़ रही है तो एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी जाएगी, फर्दर तो नहीं होगी इंशाल्लाह। चलो साथ में सर कुछ ये भी, क्योंकि ट्रम्प साहब ने, अमेरिकी सदर ने कांग्रेस से खिताब किया और पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की गई कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो एक मोस्ट वांटेड था शख्स के जिसने काबल में अमेरिकी फौजियों को हलाक किया, हमने गिरफ्तार करके दिया, तो बड़ी वाह हो रही है सर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से लेके बाकी वजीर इत्तलात भी और फॉरेन ऑफिस भी सब इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर अगर ये बातें उनके अप्रिशिएट की जा रही है तो कुछ उनके कंसर्न्स भी है ना, जो एक सियासी जमात को लेके, उसको रहनुमा को लेके उनकी टीम के कुछ लोग, रिचर्ड ग्रेनेल या बाकी लोग बात करते हैं। सर उनको भी थोड़ा सा वेटेज दें ताकि पता चले कि आप भी पिक एंड चूज पे बिलीव नहीं करते, बल्कि अमेरिका से जो भी स्टेटमेंट आती है अब तमाम को सीरियस लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो यही कांग्रेस के अंदर स्टेटमेंट दी ना, वाइड स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान के लिए मैंने सुना, जो कि ये बड़ी हौसला अफजाई। देखिए एक बड़ी ताकतों से हम चाहते हैं कि हमने बैलेंस किया हुआ है। मैं अभी गया, रिसेंटली मशकें हो रही थी नेवी की, तो मैंने खुशी हुई है देखकर कि हमारे यहाँ अमेरिका ने भी अपने जंगी जहाज भेजे थे, बहरी जहाज, और चाइना ने भी। तो ये बड़ा कम होगा मुल्कों में जहाँ चाइना और अमेरिका दोनों मुल्कों की एक्सरसाइज के लिए उन्होंने अपने बहरी जहाज भेजे। तो इस किस्म के हमारे तल्लुकात जो है ना, बैलेंस है, तवाज़ुन है पाकिस्तान का। ठीक है कि ख्याल ये था पीटीआई का कि प्रेसिडेंट ट्रंप बन जाएंगे तो शायद वो कोई पाकिस्तान में ऐसे ही होगा उनके लिए, पीटीआई के लिए। लेकिन देखिए ये मुल्कों के तल्लुकात जो होते हैं ना, वो आपस के तल्लुकात होते हैं, वो कोई ज़ात पे या इंडिविजुअलिटी पे नहीं मुनहसर होते। और हमारे तो बड़े देरीन तल्लुकात है पाकिस्तान के और अमेरिका के। कोई भी हुकूमत आती है तो ये तल्लुकात बरकरार रहते हैं। और ये इंशाल्लाह ये देख IMF का आया हुआ है, यहाँ पे वफ्द आया हुआ है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो इंडोर्स करेगा हमारी पॉलिसीज को और नई ट्रांच IMF की होगी। तो ये अमेरिका को बहुत बड़ा रोल होता है, IMF में भी उनका हिस्सा है काफ़ी बड़ा। तो हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं अमेरिका से, और ये खुशाइन बात है जो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस में बात की है। तासली शेख साहब ये देखें तो इस वक्त 2 सूबे, उसमें तो हम हालत जंग में हैं, लगता ही है कि वी आर एट वॉर विद अफगानिस्तान, बॉर्डर्स बंद पड़े हैं। सर इस मामले को लेके माजी में तो हमने देखा है कि कोई एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई जॉइंट सेशंस होते हैं, पार्लिमान, सियासी जमातें एंगेज करती हैं। सर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो हुकूमत इस मामले को लेकर कुछ सोच रही है, कोई परेशान भी है कि नहीं? बस देखिए ना, चीजें जैसे चल रही चलती एक पार्टी है वो पिछले 10-11 साल से
सिर्फ धरनों के बिलीव करती है या नेगेटिव पॉलिटिक्स पे, जब वो पार्टी कहेगी अपने पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं भेजें, हालांकि उनके कहने के बावजूद रेमिटेंस तो बढ़ गई, जब वो ये कहेंगे कि पाकिस्तानियों को टैक्स ना दें, जब वो IMF से कहेंगे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, तो इन हालात में देखिए हम तो उनको कह रहे हैं, हर वक्त कह रहे हैं कि असेंबली में या बाहर चार्टर ऑफ इकॉनमी में आ जाएं, हमारे साथ शामिल हो जाएं, और हर वक्त उनको दावत दे रहे हैं। देखिए सब पार्टियों का फर्ज है, बिल्कुल हुकूमत का फर्ज होता है, हुकूमत को आगे बढ़ के हाथ बढ़ाना चाहिए। और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पिछले साल की जो बात की, उन्होंने कहा कि हर एक को 2 कदम पीछे हटना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। हमारा मुल्क बड़ी मुश्किल में है, आपने खुद जैसे कहा 2 सूबों में मुसलसल इस किस्म के दहशतगर्दी के वारदातें हो रही हैं और बहुत बड़ी आबादी का हमारा मुल्क है। हम तवक्को करते हैं कि दूसरे ममालिक भी हमारा साथ देंगे, और इन मुश्किल हालात में जिस तरह हमें डेमोक्रेसी यहाँ पे चल रही है, ये जिस अंदाज से, ये बहुत बड़ा एक कारनामा है मैं समझता हूँ। ये कोई हालात बड़े दिगर गु हैं, हम जब और लोगों को भी हमने उनकी हालत को भी इम्प्रूव करना है, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना है, उनकी लिविंग स्टाइल को बेहतर करना है। बहरहाल हमारे मुल्क में ऐसा है ना, जहाँ तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, तो मुश्किल हालात हैं। और यकीनन सर, यकीनन मुश्किल हालात है, और इन मुश्किल हालात को यकीनन, लेकिन हमने कामयाबियां हासिल की है। 1 साल में हमने बहुत मेहनत की है, हमने रिजल्ट ओरिएंटेड हुकूमत का था, और हम अगले साल इंशाल्लाह और बेहतर हालात होंगे, आप बेहतर महसूस करेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, मिनिस्टर मैरीटाइम अफेयर्स, वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।